अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों से कहा जाता है कि आप लोग करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ा करिएगा और इससे आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग फरवरी 2022 में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 2022 जनवरी में जो घटनाएं घटी थी उनसे आपकी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन्हें एक एक करके देखा हुआ था। और मंथली करंट अफेयर्स के नाम से एक आपकी प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें आप लोगों को सभी महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और खासकर याद रखिएगा ये वनडे एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे आप देखिए सेंट्रल लेवल पर आप देखते होंगे एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के एग्जाम होते रहते हैं। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर भी आप देखते होंगे शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस के लिए होता रहता है, दरोगा के लिए होता रहता है, या और भी आप देखिए पटवारी हो गया, इस तरह के तमाम एग्जाम। और जो सिविल सर्विस में आप लोग देखते हैं स्टेट पीसीएस में देखते हैं उसमें अलग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एक लाइन में आपको क्वेश्चंस दे देगा, नीचे आपको 4 कथन दे देगा, उसके नीचे आप लोगों को कुछ दे देगा और कहेगा कि इनमें से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो उसके लिए और विस्तार से आपको पढ़ना पड़ता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो उन्हें भी हम लोग ध्यान में रखते हुए सभी क्लासें आपकी कवर कर ली जाएंगी और इसे भी हम लोग विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, बेझिझक देख सकते हैं और इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 43वां है, 46वां है, 49वां है या 51वां है। तो इसमें आप देखेंगे 46वां आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर साल यानी कि प्रति वर्ष आद्य भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आद्य भूमि दिवस की बात हो रही है। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 30 जनवरी या आप देखिए 31 जनवरी। बताइए इसमें से क्या लगाओगे। तो आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी को आपका विश्व आद्य भूमि दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैस्पियन सागर के तट पर बसे ईरान के एक छोटे पर्यटन प्रधान शहर रामसर से हुई थी और इसी शहर में सन 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आगे चल के 1997 से हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आद्य भूमि दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। तो इसमें क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, क्या कह रहा है। हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा। बताइए इसमें क्या लगाओगे। देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर और एक है आपका पणजी। बताइए 4 में से एक तो सही होगा आपका, लेकिन कौन सा सही होगा, जबलपुर। और जबलपुर आपको लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में आपको 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और इसकी सीमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इसे नदियों का मायका भी कहते हैं इस राज्य को, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं आप लोग इसे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं। DIA के नए प्रमुख बने हैं AKS त्रिपाठी या फिर TKS माथुर, JAB रेड्डी, PKR राव। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे
आपके JAB रेड्डी होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। और इसकी स्थापना की बात करें ना डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं? NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं। और इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, रामनाथ ठाकुर, बी कह रहा है मदन मोहन त्रिपाठी, सी कह रहा है विजय पाल वैष्णव, और डी कह रहा है राजकुमार नंदा। तो इसमें आप देखेंगे मदन मोहन त्रिपाठी होंगे, मदन मोहन त्रिपाठी होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 9 नवंबर 1994 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? आप देखते हैं ना कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो एक संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा, और संविधान के 124 आर्टिकल में इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है, 65 साल रखी गई है। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान आप सभी को मालूम है कि 1947 तक हमारा हिस्सा था। और अभी वर्तमान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी पाकिस्तान से। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, यानी कि मौत हो गई है। ये क्या थे रमेश देव? आप देखेंगे कि ये लेखक थे, अभिनेता थे, कवि थे, या आप देखेंगे गणितज्ञ थे। तो अभिनेता थे। और वैसे 2020, 21 और 22 अभिनेताओं के लिए बहुत ही बुरा रहा है। बहुत सारे अभिनेताओं की आपने देखा होगा डेथ हुई है। और इन्होंने पूरे करियर में 450 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस की बात हो रही है। और पहले आप लोग देखते होंगे कि कैंसर अगर किसी को हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, मतलब इलाज ही नहीं है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं सबका इलाज आ चुका है। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 31 जनवरी। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है, और जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। 1933 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, और हर वर्ष इस दिवस की थीम रखी जाती है। 2022 के लिए इस थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप, इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? सबसे पहले तो ICC आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ संस्थान है, क्या ICC, ठीक है। और इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये कह रहा है मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हैं, कुशाल परेरा श्रीलंका के, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड। तो इसमें आप देखेंगे डेरिल मिशेल होंगे न्यूजीलैंड के। इन्हें ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने हैं? DRDO के बारे में आप लोग सुने होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। AK अनिल सिब्बल, GA श्रीनिवास मूर्ति, और आप देखेंगे कि सी कह रहा है PS लोकेश सिंह, TK गणेश चंदन। तो इसमें आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, GA श्रीनिवास मूर्ति होंगे, ठीक है। अगला है हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? क्या बने हैं? भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं।
जिसे आप लोग IBBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जयेश प्रताप सिंह, अजय शर्मा, वेणुगोपाल खन्ना और रवि मित्तल। तो याद रखिए इसमें रवि मित्तल होंगे। क्या होंगे? रवि मित्तल भारतीय दिवाला ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं नए, ठीक है। तो ये भी याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? उड़ीसा, असम, केरल, पंजाब। तो ये की है केरल ने। किसने? केरल ने की है। और केरल के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 100 आपकी 41 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 26 लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे? हमसे कह रहा है कौन व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए चेयरमैन बने हैं? M जगदीश कुमार, K सतीश शर्मा, पवन चतुर्वेदी और S संदीप पांडे। तो याद रखिए इसमें आपकी M जगदीश कुमार होंगे। क्या होंगे? M जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है, UGC की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात हो रही है, UGC। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कौन व्यक्ति एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? इंडिगो की बात हो रही है। हवाई यात्रा आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगस्त 2006 में आप देखेंगे इंडिगो की स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नवीन शुक्ला, आदित्य चौधरी, रमेश चावला या राहुल भाटिया? तो राहुल भाटिया इसके नए प्रबंध निदेशक MD बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति समर्पित की है राष्ट्र को? बताइए। अद्वैत आचार्य, संत रामानुजाचार्य और ब्रह्मानंद स्वामी, संत चरणदास। तो इसमें आप देखेंगे संत रामानुजाचार्य, यानी कि B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इनका जन्म 1017 ईस्वी में बताया जाता है और 1137 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और विशिष्टाद्वैत वेदांत की इन्हें प्रवर्तक भी माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 216 फीट ऊंची है ये। और ये पंचलोहा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पंचलोहा से बनी है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता शामिल है, ये भी आप देखिएगा। हैदराबाद में ये बनाई गई है। हैदराबाद आपको मालूम होगा कि तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बना था। कब की बात है ये बात है आप देखिए कि 2014 की 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में आपको 17 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। वह थी, क्या थी बताइए? गायिका थी, लेखक थी या गणितज्ञ थी, वैज्ञानिक थी? कौन थी ये? तो आप सभी जानते हैं कि गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। और 28 सितंबर 1929 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। भारत रत्न भी इन्हें मिला हुआ था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इन्हें मिला था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। कई गाने आप लोग सुनते भी रहते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया था।
कई पुरस्कार इस तरह से मिले थे इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो याद रखिए भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, किसने? इंडिया ने जीता है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। वेस्ट इंडीज में खेला गया था ये और इंग्लैंड को हराकर जीता है। 2016, 2006, 2020 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना भी करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? दुनिया की पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज। तो इसमें आप देखेंगे भारत ही होगा। क्या होगा? भारत होगा। भारत की बात करें तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली इसकी राजधानी है, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, और आप देखिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं अभी बने हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कि ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से संबंध रखने वाली। और आपको एक बात बताना है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी हमारे देश की, और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, जुलाई में हुआ था, जुलाई 2022 में, लेकिन पहले आप देखिएगा बता दिया है आपसे 2022 में। हम लोग 2022 का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, फरवरी का, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। फरवरी महीने में अगर आप देखें तो रामनाथ कोविंद ही थे राष्ट्रपति, फिर आप कन्फ्यूज हो जाए। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षक परिषद के नए निदेशक बने हैं? एनसीईआरटी की बात हो रही है। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी, रमेश चंद्र गहलोत, आशीष सिंह रावत या जमन लाल शेखावत। तो इसमें आप देखेंगे दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे। और एनसीईआरटी आपको बुक पढ़ने के लिए कहा जाता है अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूक्रेन है या भारत है। तो इसमें आप देखेंगे भारत है। क्या है? भारत है। और कोविड-19 आप सभी जानते हैं चाइना से आया हुआ था। कहाँ से? चाइना से आया हुआ था, बहुत ही परेशान भी किया। कोविड-19 के बारे में कुछ और जानकारी आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे देश में कब ये किस राज्य से फैला, ये भी याद रखिएगा। आप देखेंगे कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसका कोरोना-19 इसका नाम आधिकारिक दिया गया। WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था इसे 11 मार्च 2020 में, तो इसे भी याद रखिए। और WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस तरह के जो संगठन है ना, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला सब अंग कौन सा? फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ था? केरल में हुआ था ये। और कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन हुआ था? इजराइल हुआ था। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी? देश में हमारे कर्नाटक में हुई थी। और पीएम मोदी साहब ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? 22 मार्च 2020 को। और भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? 25 मार्च
2020 से 14 अप्रैल 2020 तक। ठीक है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा था, और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पहला पंजाब था। कौन था? पंजाब था। तो ये याद रखिएगा। और कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? मनीष कुमार थे। और कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आप एक सामान्य जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्ति मिली है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी, और प्रोफेसर रजनी भोसले, और प्रोफेसर ज्योतिका झा। तो आप देखेंगे प्रोफेसर शांति धुलीपुड़ी होंगे, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी देखते हैं ना, एडमिशन लिखते हैं कई लोग, बड़े बड़े कई हस्तियां आप देखिए यहाँ से निकली हुई हैं। किससे फुटबॉल टीम ने आईएफसी वोमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? ये आप देखें चाइना, भारत, चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो इसमें आप देखेंगे चाइना ने जीता है। किसने? चाइना ने जीता है। और AFC की बात हो रही है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, 8 मई 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि किस देश से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, या फिर आप देखिए कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, आप सभी जानते हैं। पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, ये भारत श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसकी अगर हम लोग और बातें देखें कुछ, तो इसकी राजधानी सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को। 2 राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी विधायी राजधानी है, कोलंबो कार्यकारी व न्यायिक राजधानी है। इसे आज़ादी कब मिली थी? 4 फरवरी 1948 में, यानी कि हमें 15 अगस्त 1947 में मिली थी, उसके बाद इसे आज़ादी मिली थी। और एक गणराज्य कब बना था? 22 मई 1972 में, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋषभ देव, संजय कुमार, राजपाल खन्ना, विशाल त्रिपाठी। तो इसमें याद रखिएगा संजय कुमार होंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और आप सब लोग तैयारी भी करते थे, आपको मालूम होगा। और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। NDA की तैयारी की है आप लोगों ने या नहीं 12वीं के टाइम? अगला क्वेश्चन है, जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? मुकेश अंबानी, चनफेंग जाओ, जैक मा यून, गौतम अडानी। तो इसमें आप देखेंगे कि गौतम अडानी साहब होंगे। कौन होंगे? गौतम अडानी। और आप देखिए कोरोना महामारी में सबकी आय घटी है, लेकिन इनकी आय बढ़ी है। इनका जन्म आप देखेंगे 24 जून 1962 में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कॉलेज ड्रॉप आउट हैं ये, गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ समय के लिए इन्होंने पढ़ाई की थी, फिर छोड़ दी थी। तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। ब्लूमबर्ग की बात करें तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक तरह से ब्लूमबर्ग एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, एक पत्रिका भी निकालती है। 1 अक्टूबर 1981 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आती है जिसमें बताया जाता है गौतम अडानी को दुनिया का कहाँ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की बात हो रही है। और ब्लूमबर्ग की सूची में टेस्ला के CEO एलन मस्क पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, जो ये लिस्ट निकालता है,
तो इसकी स्थापना 9 मार्च 2012 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अमन तेंदुलकर, पीयूष खंडवा, प्रदीप साय और विजेश मिश्रा। तो इसमें आप देखेंगे प्रदीप साय होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फाइजर अगर कंपनी की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रदीप शाह। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस के तारीख को मनाया जाता है 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी या 11 फरवरी को। तो 10 फरवरी को आप देखेंगे विश्व दलहन दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। और आप देखेंगे इसकी शुरुआत की बात करें तो 10 फरवरी 2018 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, और लोगों को दालों के महत्व के रूप बारे में बताने के लिए एक तरह से मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अजीत घोषाल, नरेंद्र वाडेकर, संजय मल्होत्रा या अभिषेक वर्मा। तो इसमें आप देखेंगे कि वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा बने हैं। क्या बने हैं? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आईपीएल की नई फ्रांचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ये आप देखेंगे कि गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस और गुजरात टाइगर्स, गुजरात पल्टन। तो इसका गुजरात टाइटंस रखा गया है। आईपीएल होता रहता है हमारे देश में, उसी की बात हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, 2008 से शुरू हुआ था। जारी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है? बताइए। टमटम इंडेक्स आता है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो आपको बता दूं कि मुंबई बना है। क्या बना है? मुंबई। इसके अनुसार भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है मुंबई। और सूची में इस्तांबुल तुर्की सबसे ऊपर है, इसके बाद मास्को नंबर आता है। और याद रहे, टुमटुम बस और 365 दिन का पूरे रोड नेटवर्क का सभी वाहनों के फ्री फ्लो टेबल टाइम का अध्ययन करने के बाद प्रति शहर बेस लाइन की गणना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर और एक है आपका सूरत। तो आप देखेंगे सूरत में बनेगा ये। क्या शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में देखने को मिलेगा। अब गुजरात कहाँ है? भारत में देखने को मिलेगा। और गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। इसके पड़ोसी राज्यों में राजस्थान हो, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश हो, राज्य और महाराष्ट्र हो। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आपको मालूम होगा जो प्रधानमंत्री साहब हैं और गृह मंत्री साहब हैं आपके अमित शाह साहब, एक गुजरात से ही निकल के आए हुए हैं। और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? क्या कह रहा है आपसे? कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और एक आप देखेंगे अंडमान निकोबार। तो इसमें जम्मू कश्मीर होगा। पहले आपने देखा होगा कि इसका अलग संविधान हुआ करता था, बहुत सारे प्रावधान हुआ करते थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन 2019 में आपने देखा है कि 370 हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया। उसके बाद आपने देखा है कि इसे 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है और आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख की सीमा राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये डिजिटल निवेशक मंच होता है एकल खिड़की, जहां आप देखिए कि सभी व्यवसाय
जो आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरी के लिए आवेदन इस जगह कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। क्या रखना है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते रहते हैं, लेकिन जब आप लोग इन इंडेक्स को देखें ना तो बहुत बुरी हालत में हम लोग बने हुए हैं। 46वां, 65, 55वां, 67वां, या आप देखेंगे कि 89वां, तो हम लोग हैं 46वें नंबर पे। हम लोग कितने? 46वें नंबर पर हम लोग देखने को मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूर्ण लोकतंत्र कहा गया है और इस रिपोर्ट में नॉर्वे को सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश बताया गया है। ठीक है, और वहीं अगर आप लोग भारत की देखें तो भारत को त्रुटिपूर्ण वाले देशों की सूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1900 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन यूनाइटेड किंगडम इसकी आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 46वां नंबर है हमारा। जो इस तरह के इंडेक्स रहते हैं ना, उसे कौन संस्था निकालती है, उसमें भारत का क्या नंबर है, भारत से ऊपर सबसे ऊपर कौन से किसका नंबर है, ये सभी जानकारी याद रखा करिएगा। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस की बात हो रही है। 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी? तो 13 फरवरी को आप लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। पहले रेडियो का ही जमाना था, आप देखते होंगे। और इस दिवस को प्रतिवर्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम रखी है, विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है। इस बार की थीम रखी गई है। क्या रखी गई? थीम रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ये 2012 से शुरू हुआ था। ये आप देखेंगे स्पेन रेडियो अकेडमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था और 2011 में यूनेस्को की महासभा की 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है यहाँ और यूनेस्को की बात हुई है। तो यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि यूनेस्को से भी कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है और UN से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका। इस तरह के संगठनों के बारे में आपको याद जरूर रखना है एक सामान्य जानकारी। यूनेस्को की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? महिला दिवस की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, या आप देखेंगे लता मंगेशकर या सावित्रीबाई फुले। तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को आप लोग महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो आप देखेंगे 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की आप देखिए गवर्नर रही थी पहली सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू ही थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए इनके बारे में। और 8 मार्च को आप लोग क्या मनाते हैं? विश्व महिला दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ICAI के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। देवाशीष मित्रा, मयंक भुल्लर, रश्मि देसाई, अंजलि माथुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें चुना गया है किसे? देवाशीष मित्रा को।
देवाशीष मित्रा को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें ना ICAI की, तो 1 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी महीने की दूसरे सोमवार को, फरवरी महीने की दूसरे मंगलवार को, फरवरी महीने की दूसरे रविवार को, फरवरी महीने की दूसरे शुक्रवार को। फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। कब? दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग, जब भी फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को जो तारीख पड़ेगी, इस बार 14 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है। और मृगी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है, रोगी एक तरह से बेहोश सा हो जाता है। और एक रिपोर्ट की अगर बात माने तो 10 में से लगभग एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टाटा सन्स ने किसी एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है। एयर इंडिया की बात हो रही है। जेम्स अर्नाल्ड, गिलेप्स मैक्स, इल्कर आईसी, विटल ह्यूज। तो इसमें आप देखेंगे इल्कर आईसी होंगे। ठीक है, एयर इंडिया एयरलाइन है ना, 1932 में जिसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किस पुरुष खिलाड़ी ने 2022 जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसमें आप देखेंगे कि स्टुअर्ट ब्रॉड, कीगन पीटरसन, मुस्तफिजुर रहमान, वनिंदु हसरंगा। तो कीगन पीटरसन होंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यूक्रेन, रूस, इजराइल, जापान। तो ये इजराइल बना है। क्या बना है? इजराइल बना है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है इजराइल ने। ठीक है, आजकल ड्रोन के जरिए आप लोग देखते होंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, जेरूसलम इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नाम है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति बप्पी लहेड़ी का 69 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। एक क्या थे? गायक थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे। तो ये गायक थे। क्या थे? गायक थे। तो इनके बारे में याद रखिएगा। बप्पी ने वर्ष 1973 में हिंदी फिल्म में नन्हा शिकारी में अपना पहला म्यूजिक दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, बप्पी लहेड़ी या लहेरी। और इनका असली नाम की बात करें तो आलोकेश लहेड़ी था इनका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 27 नवंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई थी। कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर की बात हो रही है। श्रुति देसाई, कला रामचंद्रन और प्रीति बोहरा, नीलम आचार्य। तो कला रामचंद्रन होंगी ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप किस राज्य से हैं आप लोग ये बताइएगा। और आपके राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये भी आप लोग नीचे लिखिएगा। कौन व्यक्ति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? CBSE आप लोग पढ़ाई करते रहते हैं ना, कि आप लोग कहते हैं CBSE से हूँ मैं, तो उसी की बात हो रही है। लोकेश देव दत्त, विशाल मेहरा, विनीत जोशी और आपके अतुल चौकसी। तो इसमें आप देखेंगे कौन है? आपके हैं विनीत जोशी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। CBSE 2 जुलाई 1929 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार, बी बजरंग चौधरी, M रामचंद्र राव, के गणेश चोपड़ा। तो इसमें आप देखेंगे जी अशोक कुमार होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की बात हो रही है। और आप देखिए कि हमें समुद्र से भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वहाँ से भी हमला हो चुका है एक बार। जब आप देखिए 26/11 का देखा होगा आपने, समुद्र से ही आए हुए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुर्की के
तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? पहले आप लोग तुर्की के नाम से जानते थे, आप किस नाम से इसे जानते हैं? तुर्की, तुर्कियो, तुर्किए, तुर्किया। तो आप देखेंगे इसे तुर्कीय नाम दिया गया है। क्या? तुर्कीय, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। और अंकारा इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? यूरेशिया में स्थित एक देश है। यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है, दोनों महाद्वीप में पड़ता है। जिस तरह से रूस भी पड़ता है आपका दोनों महाद्वीप में। कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। तो दिल्ली है ये। और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में आपको मालूम होगा 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, लोकपाल आंदोलन के बाद, अन्ना आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन है, कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, होंडई इंडिया, अशोक लेलैंड, डाबर इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे कौन बनी है? डाबर इंडिया बनी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या बनी है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी डाबर इंडिया बनी है। और डाबर इंडिया की अगर हम बात करें तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला अपनाने वाला पहला देश बन गया है? यूपीआई की बात हो रही है। और श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और एक है आपका देश नेपाल। तो इसमें नेपाल को याद रखिएगा। भारत की भुगतान प्रणाली है ना यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है, जिसे आप देखते हैं कि 11 अप्रैल 2016 में आया हुआ था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका ऑनर है। तो उसे अपनाया है किसने? नेपाल ने। और नेपाल आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है हमारा नेपाल। आपके देखिए उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से हमारी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और एनपीसीआई की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, फरवरी महीने के तीसरे रविवार को, फरवरी महीने के तीसरे सोमवार को, या फरवरी महीने के तीसरे बुधवार को? तो फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इस बार 19 फरवरी को ये पड़ा है, ठीक है। और इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहा है, जो उन्हें अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, बचाना चाहिए, इसलिए उनका मनाया जा रहा है। उनकी संख्या घट रही है, इंसानों की बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए जानवरों की, पक्षियों की, जीवों की संख्या कम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? इनकी सुरजीत सेनगुप्ता की, एक हॉकी खिलाड़ी थे, या आप देखेंगे फुटबॉल खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो इनका संबंध किससे था? मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी थे। क्या थे? मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी थे सुरजीत सेनगुप्ता। तो इसमें भी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल लगाएंगे। 30 अगस्त 1951 में इनका जन्म हुआ था, 17 फरवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। और इनसे भी आप देखते हैं कि 6 बार IFA शील्ड और 3 बार डूरंट कप का खिताब इन्होंने जीता था। और इन्होंने 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, उस टीम का हिस्सा भी थे, ठीक है। और 1970 से 1976 की भी लगातार 6 बार कलकत्ता फुटबॉल लीग के खिताब जीता इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात हो रही है आपकी, कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी, या आप देखेंगे 24 फरवरी। तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को आपका मनाया जाता है। आप लोगों की भी मातृभाषा होती है, तो उसी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एक तरह से भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान जागरूक करना होता है। और पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन ने 17 नवंबर 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी।
और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि किससे, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी ये आपके पत्रकार थे। और आप देखेंगे कोविड-19, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और पीलिया, तो एक कैंसर से इनकी डेथ हुई है। कैंसर से इनकी डेथ हुई है रवीश तिवारी की। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये एक दैनिक समाचार पत्र, आर्थिक दैनिक समाचार पत्र और एक पत्रिका में काम करने के बाद पिछली 12 वर्षों से ये दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे। अपने राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए रवीश का भी काफ़ी लोकप्रिय थे। ठीक है। किससे बाबा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? बताइए। अतरंगी रे, क्या अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते, और ये आप देखेंगे एक है आपका पगलेट। तो पुष्पा द राइज ये काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोगों ने मुझे लगता है देखा भी होगा। दादा साहब फाल्के के बारे में बात करें तो इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। 16 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान मिला है? मार्क जकरबर्ग, अजीत डोभाल, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी। तो आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स को मिला है, हमें काहे को देगा, मोदी साहब को काहे को देगा। और बिल गेट्स की बात करें तो 28 अक्टूबर 1955 में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा इन्हें। माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी है ना, उसके संस्थापक हैं ये। किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? HCIL के नए सीईओ बने हैं होंडा कार्स इंडिया। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1995 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जॉय फिलिपी, एलन मुरे, जेम्स नोकोरा, ताकुआ तुसुमुरा। तो इसमें आप देखें ताकुआ या तिसुमुरा। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगला है, भारतीय खिलाड़ी BR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किससे जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से। तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और जनवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था इन्होंने। ठीक है। किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? HSCB, रुपीक, क्रेडिला, DHFL। किसने किया है? तो आप देखेंगे ये किया गया रुपीक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं अगले क्वेश्चन को? रुपीक भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है इसने। इससे आपको मालूम होगा कि इस कार्ड की मदद से करोड़ों उपभोक्ता बार बार होने वाले ऋण की अपनी ज़रूरतों को अपने निष्क्रिय पड़े स्वर्ण आभूषण आदि की ताकत से पूरा करने में सक्षम होंगे। और कंपनी की बात माने तो यह प्रत्यक्ष ऋण चाहने वालों को त्वरित एवं सस्ता विकल्प देता है। यह अपनी तरह का पहला कार्ड है और जिसके लिए कोई सवाल नहीं किया जाता है, जो 60 मिनट से कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर डिलीवर हो जाता है। तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किन फिल्मों में की मशहूर अभिनेत्री KPSC ललिता का 74 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? मलयालम, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो ये मलयालम से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? मलयालम से जुड़ी हुई थी। एक्ट्रेस थी एक। क्या थी? एक्ट्रेस थी ये। और आप देखेंगे 1947 में इनका जन्म हुआ था। 22 फरवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो ये भी आप लोग
याद रखिएगा आप लोग, 550 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। 550 आप समझ रहे हैं। तो आप ये भी पूछ लेता है कई बार आप लोगों से, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि किससे जुड़ी हुई थी, एक्टर थी, किस भाषा में मूवियाँ करती थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक। तो एक किया गया है असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम के द्वारा। असम आप सभी जानते हैं एक राज्य है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। ठीक है। और असम में अगर आप देखें तो विधानसभा में आपकी 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया इसे। और इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी के मसौदे का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद मोबाइल ऐप विकसित किया गया। तो ये भी याद रखिए। तो इसमें असम होगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? विमलेश ठाकुर, या आप देखें सुरेश वर्मा, मनीष श्रीवास्तव, संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत का पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? आईआईटी संस्थान की बात हो रही है। नेपाल, श्रीलंका, यूएई, चाइना। तो यूएई में आप देखेंगे आपका भारत का पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा यहाँ यूएई में। ठीक है। तो ये भी आप लोग आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मई 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। यूएई का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। अबू धाबी इसकी राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात हो रही है। 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या 25 फरवरी। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जाता है आपका। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? डिश टीवी की बात हो रही है। ऋषभ पंत, शाहरुख खान, या आप देखें पीवी सिंधु, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को बनाया गया है। किसे? ऋषभ पंत को बनाया गया है। ऋषभ पंत कौन है बताइए? डिश इन टीवी की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं ना ऋषभ पंत, उन्हीं की बात हो रही है। किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला है? राजस्थान, असम, गोवा, या फिर आप देखिए कि आपका तमिलनाडु। तो ये गोवा में खोला गया है। कहाँ? गोवा में। अगर हम लोग गोवा की बात करें तो आप देखेंगे पणजी इसकी राजधानी है गोवा की। और इसे 30 मई 1987 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, कर्नाटक से भी लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेगी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, यानी कि मौत हो गई है? तो आप देखें ये कहाँ के थे? असम के थे, उड़ीसा के थे, या आप देखेंगे कि पंजाब के थे, मध्य प्रदेश के थे। तो ये थे उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। और उड़ीसा की अगर हम लोग राजधानी देखें तो आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो विधानसभा में आपको 147 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी, या आप देखें 28 फरवरी, 27 फरवरी, 1 मार्च। तो आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों ने इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। रमन प्रभाव के लिए आप सभी जानते हैं, खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है। और 21 नवंबर 1917 में आप देखेंगे 21 नवंबर 1917
टर्म एक बात आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ यार, कभी इस तरह की गलती हो जाया करे तो सुधार दिया करिएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। 21 नवंबर 1970 में इनकी डेथ हुई थी। 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसीलिए आप देखेंगे इनकी इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा फिजिक्स में, ठीक है। और उन नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1901 से शुरू हुआ था, और इकोनॉमिक्स के लिए आप देखेंगे 1969 से शुरू हुआ था। किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में एकल खिताब, पुरुष एकल का खिताब जीता है? बताइए क्या है? जिमी कॉर्नर्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और इवान लेंडल। ये आप देखेंगे राफेल नडाल होंगे जिन्होंने मैक्सिन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है, अपने नाम किया हुआ है। तो इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग, राफेल नडाल। राफेल नडाल की अगर हम लोग जन्म की बात करें ना तो 3 जून 1986 में हुआ था, स्पेन के हैं ये, ठीक है। टेनिस से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सेंटर रेजुलेशन, कल्चरल सर्टिफिकेट पावर, या कल्चरल सेंडर या सेंटर भारत। तो ये आप देखेंगे क्या खोला गया है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन करने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गाँव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, और लोग इस ऐप का उपयोग करके 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से फरवरी महीने की जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। केवल करेंट अफेयर्स नहीं है, उनका स्टैटिक जीके, उनका बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देखा है। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम लोग जो आपकी मार्च 2022 की घटनाएं हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी करंट अफेयर्स की क्लासें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और समय मिलने पर आप देखिए यूपीएससी के लिए भी हम लोग ये सभी महीने की करंट के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें कवर करेंगे आने वाले समय में।